तो हेलो मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 3, जो कि मैंने पार्ट 2 पार्ट 1 अपलोड कर दिए हैं, जाकर देखिए। पार्ट 3 में आपको एक प्यारा प्यारा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि बहुत आसान टॉपिक है। हमने 2 3 4 टॉपिक पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में जो टॉपिक आने वाला है वो तो इससे भी और अच्छा है, लेकिन जो आज पढ़ने जा रहा है वो कॉन्सेप्चुअल है। आज का टॉपिक जो है कॉन्सेप्चुअल है, और ध्यान से सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और जो भी चीज़ें ना समझ में आए उनको पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ें। ठीक, तो पार्ट 3 शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि अब तक या आज तक या नए हो मेरे वीडियो को, मेरे नए चैनल पे आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब कैसा ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? देखो, हमारे पास ये ट्रांसपोर्ट वर्ड कहाँ से आया, ये किससे रिलेट करेगा? जो ट्रांसपोर्ट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड है। किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड है। जैसे कि हम जाते हैं तो कहीं भी तो हमारा एक बाउंड्री होता है जिसके आर पार हम जा सकते हैं, उसके अंदर आ सकते हैं। जैसे घर के अंदर आने के लिए दरवाजे एक बाउंड्री है जिसके अंदर और बाहर जाते हैं। ऐसे ही सेल के अंदर और बाहर जाने के लिए सेल मेम्ब्रेन एक क्या है, दरवाज़ा है। अगर उसको पार करोगे तो बाहर जाओगे और अंदर आओगे, उसको पार करके तो अंदर आओगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट। किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट। एनर्जी रिक्वायरमेंट के आधार पर टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, दोनों एक ही चीज है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो अब इसमें 2 प्रकार का ट्रांसपोर्ट होता है, पहला पैसिव और दूसरा एक्टिव। अरे बाप रे, पैसिव और एक्टिव। पैसिव का मतलब क्या होता है? जैसे कि जो हमारा एक्टिव होता है उसको एक्टिव किया जाता है, यानी कि जैसे कि तुम पढ़ना तो नहीं चाहते हो, लेकिन तुम्हारे घर वाले क्या कहते हैं, आज स्कूल जाना है तो जाना है, तुमको एक्टिव करते हैं, तुमको एनर्जी देते हैं। और पैसिव ये खुद ही तैयार रहता है कि मैं खुद ही चला जाऊंगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं किसी कहने को, मैं खुद चला जाऊंगा, बस यही मतलब है। पैसिव का मतलब खुद। मॉलिक्यूल मूव हाई टू लो कंसंट्रेशन। इसमें क्या होता है कि हमेशा हाई टू लो कंसंट्रेशन, यानी कि जैसे कि आपके पास ऑलरेडी एनर्जी है, आपके पास ऑलरेडी पैसिव मतलब पैसा, आपके पास ऑलरेडी पैसा है, तो आप लोग पैसे की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद चले जाओगे, तो उसे पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसमें पैसिव में हमेशा हाई टू लो कंसंट्रेशन मूव करता है मॉलिक्यूल या सब्सटेंस। यानी कि आपके पास बहुत सारी एनर्जी है, आज फोड़ दूंगा, एग्जाम में इतना नंबर लूंगा, लेकिन लाते नहीं हो, मुझे पता है, बस कहते हो। तो मॉलिक्यूल मूव हाई टू लो कंसंट्रेशन। और तुम्हारे पास जब पैसा है तो तुमको ऑलरेडी पैसे की जरूरत नहीं है। पैसा क्या है? पैसा एनर्जी। पैसा क्या है? एनर्जी। तो इसमें नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इसमें एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट, कोई आवश्यकता नहीं होती। थर्ड स्टेप, इट इज अ स्लो मूवमेंट। अब देखो, तुम्हारे पास पैसा है तो तुम अपनी मनमानी करोगे, मैं तेजी से जाऊं या आराम से जाऊं, डिपेंड करेगा। और तुम्हारे पास, चलो ठीक है, मेरे पास तो है सब कुछ, मैं कर ही तो लूंगा, खरीद लूंगा। जिसके पास पैसा नहीं होता वो सोचता है मुझे पैसा कब मिले, कब छोला समोसा खाऊं जाके बाजार में। हाँ, खाते हो ना? तो ये क्या करता है, चलो मेरे पास पैसे हैं, कल खा लूंगा, आज खा लूंगा। और जो कई दिनों से पैसा नहीं पाया है, वो पाएगा तो तुरंत खाएगा। ऐसा कौन है? ऐसा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, अभी बताएंगे। तो मूवमेंट इट इज ए स्लो मूवमेंट होता है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? मॉलिक्यूल, इसको एक्टिव करना पड़ता है। घर वाले ऐसे डंडा उठाते हैं, कहते हैं स्कूल नहीं जाओगे,
ले धनाधन, ले धनाधन कहाँ पड़ता है वो तो आप लोग जानते होंगे ना। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहता है मॉलिक्यूल मूव लो टू हाई कंसंट्रेशन, यानी कि इसके पास एनर्जी कम रहता है, ये लो टू हाई कंसंट्रेशन मूव करता है। जैसे कि मान लो जी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये अंदर सेल है, ये क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ कंसंट्रेशन क्या है लो और यहाँ कंसंट्रेशन क्या है हाई। तो ये सेल का अंदर का मूवमेंट कहाँ होगा लो टू हाई, लो टू हाई। इसमें क्या होता है बस बना लो, यहाँ क्या होता है हाई, यहाँ क्या होता है लो, यहाँ हाई से लो जाता है बाहर की तरफ, ठीक। या यहाँ पर हाई कर दो, यहाँ पे लो, जैसा आपको समझना हो, लेकिन हाई टू लो जाएगा, इसमें लो टू हाई। अब इट रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। भाई एटीपी, एटीपी क्या होता है एनर्जी, या इसे सेल करेंसी कहते हैं। करेंसी ऑफ द सेल इज एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ए फॉर एडेनोसिन, टी फॉर ट्राई, पी फॉर फॉस्फेट, यानी कि तीन फॉस्फेट के मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं तो वो एक एनर्जी बन जाता है, तो जिसे हम एटीपी कहते हैं। इट इज अ फर्स्ट मूवमेंट। अब तुम्हें पैसा जैसे ही मिला, बड़े दिन बाद मिला है पैसा, तो भागते भागते जाओगे यो 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 शू शू शू, हाँ तो बड़ी तेजी से जाते हो भागते हुए, आज समोसा खाऊंगा खाऊंगा तो खाऊंगा। अब सुनो आगे देखो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, कि जो हमारा पैसिव और एक्टिव देख लिए, जो हमारा पैसिव होता है वो दो प्रकार का होता है। क्या होता है दो प्रकार का होता है, एक डिफ्यूजन एक ऑस्मोसिस। पैसिव में दो प्रोसेस होते हैं, यानी कि पैसिव में जैसे कि हमारा टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट पैसिव एंड एक्टिव था, ऐसी पैसिव में दो प्रोसेस होते हैं, एक डिफ्यूजन एक ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस हमेशा हाई टू लो होगा, क्यों, क्योंकि पैसिव हमारा हाई टू लो होता है। पैसिव क्या होता है हाई टू लो, और ये क्या होता है लो टू हाई, लो टू हाई। तो इसमें क्या होता है मूव गैस लिक्विड सॉलिड, इसमें तीनों मूव करेगा, जबकि ऑस्मोसिस में मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट यानी कि गैस लिक्विड सॉलिड, यानी तीनों में मूव करेगा, यानी कि सॉल्वेंट सॉलिड दोनों, यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट सब मूव करेगा। इसमें ओनली सॉल्वेंट, मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट। इट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्वतः खुद ही। जैसे कि तुम्हारे पास जब पैसा है तो तुम खुद ही काम कर लोगे, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस खुद ही कहेगा मैं जाऊंगा खुद ही। एग्जाम्पल में जैसे कि जो तुम सांसें लेते हो ना, देखो ध्यान सुनना, जो तुम सांसें लेते हो तो सांसें तुम्हारे माउथ से होते हुए फायरिंग से होते हुए, हाँ फायरिंग्स एक होता है लैरिंग्स, तो फायरिंग्स इसके बाद फायरिंग्स लैरिंग्स से होते हुए आपके लंग्स में जाता है। कहाँ जाता है लंग्स में जाता है। लंग्स में डिफ्यूजन होता है, जो लंग्स में की यूनिट होती है जिसे एल्विलाई कहते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं जिसमें गैसेस का आदान प्रदान यानी कि एक्सचेंज होता है। अब एल्विलाई में जाएंगी, ऐसा गोलाकार होगा, उसमें गैसेस आएंगी, गैसेस का एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगा। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि एल्विलाई के अंदर CO2 क्या होता है ज़्यादा होता है कम, जो होता है CO2 क्या होता है CO2 ज़्यादा यानी कि हाई, और O2 क्या होता है ब्लड में डिफ्यूज होता है, तो O2 क्या होता है ब्लड में ज़्यादा होता है, तो ये हाई टू लो यानी कहाँ जाता है एल्वुलाई में, और जो CO2 एल्वुलाई के अंदर हाई होता है वो ब्लड में जाता है, यानी कि हाई टू लो CO2 जाता है और हाई टू लो O2 अंदर आता है। आपको नहीं पता तो सिर्फ इतना समझिए कि एल्वुलाई में डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है, ठीक। अब ऑस्मोसिस में मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट, ये दो प्रकार का होता है ऑस्मोसिस, इंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। इंडोऑस्मोसिस क्या होता है, इंडोऑस्मोसिस में मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सेल, यानी कि जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो मूव करेगा
इनटू द सेल में। यानी कि जैसे कि मान लो ये सेल है, ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट सेल के अंदर जाएगा। इसमें एग्जॉस्ट में इंड को मतलब अंदर आना, एग्जो का मतलब बाहर जाना, जैसे एग्जिट करना, इंडो का मतलब अंदर आना, अंदर एग्जिट कर गया, यानी कि जो सॉल्वेंट होगा वो सेल से बाहर जाएगा। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट आउटसाइड द सेल। अब ये सॉल्वेंट क्या होगा, आउटसाइड द सेल मूव करेगा। इसमें सॉल्वेंट क्या होगा, आउटसाइड द सेल जाएगा ये सॉल्वेंट। ठीक, तो लिख लो, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो चलो आगे देखो, आगे इस टॉपिक के बारे में देखते हैं कि सेल इन डिफरेंट सोल्यूशन। अब इस टॉपिक क्या कह रहा है, यानी कि हमारे पास जो सेल है वो हम डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशन में रखेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या क्या फिनोमिनन होता है। तो जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशन में रखते हैं कि हमारे पास सोल्यूशन, जैसे कि 3 प्रकार के सोल्यूशन में हम देखेंगे, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। इनका मतलब क्या है, पहले तो सोल्यूशन में जानो क्या होता है कि देखो सोल्यूशन क्या होता है। जैसे कि मान लो जो हमारा लिक्विड पार्ट होता है, क्या होता है, लिक्विड पार्ट, जनरली हम उसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, जो क्या होता है, पानी, क्या होता है, पानी। अब इसमें हम शुगर ऐड कर दें, क्या, शुगर यानी कि चीनी, इसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट। अब क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। ठीक, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन। शुगर को सॉल्यूट, सॉल्वेंट पानी को ही। सॉल्वेंट वो चीज होता है जो अपने अंदर किसी को घोल ले, और सॉल्यूट वो होता है जो दूसरे के अंदर घुल जाए। समझ में आई बात। तब उसे ही सॉल्यूशन कहते हैं। बता दिए कि सॉल्यूशन हाइपो और हाइपर। हाइपो का मतलब होता है कि लेस, इसमें सॉल्यूट की जो बात होगी वो लेस, यानी कि सॉल्यूट लेस होगा। हाइपर का मतलब बहुत ज्यादा, हाई सॉल्यूट होगा। और जहां टर्म आइसो लग जाए, सुन लो, जैसे कि आइसोटोनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक या आइसोबारिक, जहां भी आइसो वर्ड लगे, ISO, समझ जाना कि उसका मतलब समान होता है, यानी कि इक्वल। आइसो का मतलब इक्वल होता है, अगर किसी के आगे आइसो लगा दो तो वो इक्वल को बताएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं हाइपोटोनिक क्या है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में लेस सॉल्यूट कंसेंट्रेशन होगा। यहाँ कंसेंट्रेशन का मतलब होता है मात्रा, कंसेंट्रेशन का मतलब मात्रा, इसमें सॉल्यूट की मात्रा कम होगी, एंड मोर सॉल्यूट कंसेंट्रेशन, और सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होगी। तो अब मान लो कि जैसे कि हमारे पास ये सेल है, अब ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में लेस सॉल्यूट होगा, क्या होगा, लेस सॉल्यूट, लेस सॉल्यूट होगा सेल के अंदर, और ये बाहर क्या होगा, सॉल्वेंट, ये क्या है, सॉल्वेंट। तो मोर सॉल्वेंट होगा, तो अंदर क्या है, लेस सॉल्यूट। अब मान लो कि सेल के अंदर सॉल्यूट की मात्रा कम है और बाहर सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो बताओ हाई टू लो जाएगा। हमें मालूम है कि जिस तरफ कंसेंट्रेशन ज़्यादा होती है हमेशा वो ज़्यादा से कम की तरफ जाती है। तो पानी क्या है, ज़्यादा है, तो सॉल्यूट कम है, तो पानी किधर मूव करेगी, अंदर, सेल के अंदर, यानी कि वाटर मूव इनसाइड द सेल, और सेल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, तुम्हारी तरह नहीं खा पी के ऐसे, तो सेल फूल जाएगा। तो इसका एग्जांपल है किशमिश, क्या, किशमिश। आप एक, यानी कि मुनक्का आपके घर में जो होगा, सूखा मुनक्का, उसको लीजिए और पानी में डाल दीजिए, और देखेंगे आपको कुछ टाइम बाद वो फूला हुआ मिलेगा ना। रात शाम को भिगोइए और सुबह देखिए, देखेंगे फूला हुआ होगा। तो एग्जाम्पल में वो होगा। तो ये पानी अंदर आया, ये कौन सा प्रोसेस है, इंडो, क्या है, इंडो ऑस्मोसिस, क्या है, इंडो ऑस्मोसिस। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इंडो ऑस्मोसिस, और सेल विल स्वेल,
यानी कि सेल क्या कर जाएगा, फूल जाएगा। और हाइपरटोनिक, हाइपर 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 मतलब ज़्यादा, हाइपर मतलब ज़्यादा, ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूट का, हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। वो अब इसमें क्या होगा कि मान लो कि सॉल्यूट हाई है, क्या है, यहाँ की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है सॉल्यूट की, और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है, तो सॉल्यूट का मूवमेंट किस तरफ होगा, सॉल्वेंट का। और जैसे ही मान लो कि एक सेल है, अब सेल का सॉल्यूट जब अगर मूव करेगा, ये मान लीजिए कि ये सेल वाल है बाहर, और ये अंदर का सेल मेम्ब्रेन है। अब जब ये सेल क्या करेगा, हाई टू लो, यानी कि सॉल्यूट ज़्यादा है सॉल्वेंट कम, तो अंदर जाएगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा सेल, ये सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी, यानी कुछ ऐसा दिखने लगेगा, कुछ ऐसा दिखने लगेगा। तो कुछ ऐसा दिखने लगेगा, तो इसको क्या कहते हैं जानते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्या, प्लाज्मोलाइसिस, यानी कि सेल के अंदर का कंटेंट कम हो जाना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी का सिकुड़ जाना, इसे ही प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ये केवल प्लांट में दिखता है, एनिमल के केस में नहीं दिखता है, ध्यान देना, प्लाज्मोलाइसिस इसे कहते हैं। वाटर मूव आउटसाइड द सेल, वाटर क्या, वाटर मूव आउटसाइड द सेल, यानी कि वाटर किस तरह मूव करेगा, जो सेल का वाटर होगा वो सेल से बाहर चला जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। और जो आइसोटोनिक है, बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कंसंट्रेशन आर इक्वल, यानी कि नो मूवमेंट, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, इसमें नो मूवमेंट, नो मूवमेंट, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। और ध्यान से सुनना कि सेल के अंदर का जो वाटर है, इसमें ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट होगा, ये हमारा जो सॉल्यूशन है इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट होगा। अब इसमें मान लो कि इसमें सॉल्यूट ज़्यादा है, चीनी ज़्यादा है, तो इसका पानी किस तरफ आएगा, सेल से बाहर निकल जाएगा, यानी कि वाटर मूव आउटसाइड द सेल। अब ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों है, तो इसमें जो है सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो इसमें पानी बाहर जाएगा, तो यानी कि वाटर मूव यानी कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है, और इसके अंदर जो है, तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है, तो सॉल्वेंट कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ, यानी कि सेल विल स्वेल अप, यानी कि फूल जाएगा, स्वेल अप। इसे एंड ऑस्मोसिस कहते हैं, और इसे इग्जोऑस्मोसिस, क्यों, क्योंकि पानी बाहर जा रहा है, और जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिकुड़ गया, इस प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। लिख लो, वीडियो पॉज करके लिख लो। तो चलो आगे देखो। तो आगे क्या है, इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है, बहुत छोटा सा है, ध्यान से सुनिएगा। आपने देखा होगा कि इंडो का मतलब होता है कि अंदर आना, साइटोसिस मतलब सेल, इंडो का मतलब अंदर आना, एक्सो का मतलब बाहर जाना, साइटोसिस मतलब सेल के बाहर कोई चीज अगर जा रही है तो उसे एक्सोसाइटोसिस, और सेल के अंदर कोई चीज आ रही है उसे इंडोसाइटोसिस कहते हैं। आपने एक प्यारा सा एग्जांपल आपको देता है, अमीबा अपना शेप और साइज दोनों बदल लेता है, अमीबा अपना शेप और साइज दोनों बदल लेता है। तो भोजन को ग्रहण कैसे करता है, अब ये अमीबा है, मान लो कि ये हमारा फूड पार्टिकल है, क्या है, फूड पार्टिकल, ये मूव करते हुए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ आया। अब ये क्या करेगा जानते हो, जैसे इसके ये नजदीक आएगा, ये अपने जैसे ही ऐसे आएगा, ये क्या करेगा, इसको ना, इसकी जो मेम्ब्रेन है, ये वाली मेम्ब्रेन, इसको ऐसे पैक कर ली, कैसे, इसको ऐसे पैक कर लेगी, और ये अंदर आ जाएगा, ये अंदर आ जाएगा। अब ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये इसमें आके ऐसे यहाँ पे आके बैठेगी, और ये वाला इसको ऐसे पैक कर लेगा, पैक करके इसको वेसिकल बना देता है, क्या बना देता है, वेसिकल। और जो हमारे ये फूड पार्टिकल होते हैं,
इन्हों ऐसे मत बनाओ, ये छोटे छोटे फूड पार्टिकल ऐसे बना लो, ऐसे। अब इसमें से ये फूड पार्टिकल आए तो ये क्या कर लेगी, इसको पैक कर लेगी। तो अमीबा इसको क्या कहते हैं, सीडोपोडिया। इसे क्या कहते हैं, सीडोपोडिया, यानी कि इसको फाल्स पैर भी कहते हैं। तो इसमें जो मूवमेंट होता है सीडोपोडियल मूवमेंट होता है। तो सीडोपोडिया फाल्स, सीडो मतलब फाल्स, पोडिया मतलब पैर, यानी कि इसमें जो इसका मूवमेंट होता है फाल्स होता है, यानी कि सत्य मूवमेंट नहीं होता, जैसे सही सही पैर नहीं पाए, जैसे अपने पास प्रॉपर लेग पाए जाते हैं, इनके पास ऐसा कोई पैर वर नहीं होता। तो सूडोपोडियल मूवमेंट कहते हैं। तो इसका जो मेम्ब्रेन होगा इसको कैच करेगा और उसमें पैक करके अंदर भेज देगा। तो वेन सेल इनगल्फ, इनगल्फ मतलब खाता है, नीलता है, सबस्टेंस, सबस्टेंस यानी कि फूड पार्टिकल फ्रॉम आउटसाइड यूजिंग फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। इसे क्या वेसिकल, वेसिकल मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर। देखो वेसिकल जनरली होता है यानी कि बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसमें फूड स्टोर होता है, और इसमें एक्सक्रीटरी मटेरियल भी स्टोर हो सकता है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ ना। अब अमीबा क्या होता है, अमीबा एग्जाम्पल में क्या लिखोगे इसका, अमीबा, अमीबा क्या करता है, अपटेक फूड फ्रॉम आउटसाइड, outside cell in the form of vesicle by process क्या, इंडोसाइटोसिस, किसके द्वारा, इंडोसाइटोसिस। ठीक। अब यही अमीबा क्या करेगा, जब भोजन को पचा लेगा भाई, अब कहेगा मैं तो खा लिया हूँ भोजन, ये भोजन खा लेगा, जब इसको पचाएगा तो अपशिष्ट पदार्थ होगा, इसको बाहर निकालेगा। तो ये क्या करेगी, ऐसे धीरे धीरे मूव करते हुए यहाँ तक जाएगी। यहाँ से जाने के बाद ये क्या करेगी, इसको जब यहाँ पर जाएगी तो इस झिल्ली को बाहर ले जाएगी। देखो यहाँ पर टच की, अब ये झिल्ली और बाहर गई, फिर यहाँ गई, ये झिल्ली फिर झिल्ली ये और बाहर गई, ऐसे फिर धीरे धीरे इसको क्या करेगी, पैक कर देगी, पैक करके बाहर निकाल देगा, और कुछ तब ऐसा बन जाएगा। इसे क्या कहते हैं, एक्सक्रीट कर देगा, एक्सक्रीट आउट कर देगा। यानी कि अमीबा जो होता है फूड पार्टिकल को पचा के बाहर भी फेंक देता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। इट अकर व्हेन सेल एक्सक्रीट मटेरियल आउटसाइड द सेल इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। जो निकला है उसे वेसिकल कहते हैं। ठीक है, लिख लो, आगे बढ़ते हैं, वीडियो पॉज कर लो। हाँ तो चलो आगे देखिए, तो आगे देखिए, अब न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा सेल के अंदर जो पाया जाता है न्यूक्लियस, जो कि हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है। क्या, सेल ऑर्गेनेली, किसका, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी क्या है, सेल की ऑर्गेनेली है। अगर जैसे कि हम अपना काम करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन स्टोर होता है सेल में, आपको मैंने बताया था। तो सेल में वो इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कहाँ, न्यूक्लियस में कहाँ, डीएनए एंड आरएनए में। अब डीएनए एंड आरएनए में भी जीन में, किसमें, जीन में। चलो देखते हैं कैसे। पहली बात, न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस को कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं। यानी कि अगर तुम कहते हो कि जैसे कि कोनो सेल के पार्ट कोई चीज़ अगर जैसे कहता है ना कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, न्यूक्लियस कहता है नहीं नहीं नहीं, मेरे परमिशन के अलावा, मेरे परमिशन के विदाउट तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल्स कहते हैं। यानी सेल में बहुत सारी चीज़ होते हैं, वो कहता है हम ये खा वो करेंगे, ये करेंगे, ये कहता है ये जब तक मेरे परमिशन नहीं दूंगा तब तक तुम हिल नहीं सकते हो। ठीक। तो शेप स्फेरिकल एंड ओवल, यानी कि ये गोलाकार और ओवल अंडाकार हो सकता है।
जनरली 1 इन नंबर, जनरली साधारणतः 1 नंबर में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होता है। आपको एग्जांपल, जैसे आपने नारियल देखा है, नारियल का जो वाटर होता है, पानी, उसमें जो होता है ना, बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जिसे सिनसाइटियम कंडीशन कहते हैं, सिनसाइटियम मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। समझ में आ रहा है? और हमारा पैरामीशिया, पैरामीशियम 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक बड़ा एक छोटा, और कुछ चीज में न्यूक्लियस पाया नहीं जाता, जैसे हमारा ब्लड सेल्स, आरबीसी। हाँ, अब जनरली 1 इन नंबर होता है। अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, यहाँ पे लिख लेना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक, अब न्यूक्लियस के जो मान, देखो ये सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ क्या था, एक सेल था, फिर सेल के अंदर क्या था, न्यूक्लियस। वही न्यूक्लियस यहाँ पे निकाल के रख दिए हैं। ये क्या है, पूरा सेल, ये क्या है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में के बाहर भी जो ये मेम्ब्रेन है, ये 2 मेम्ब्रेन का बना होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। अब इस मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है, उसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, यानी कि 2 न्यूक्लियर के स्पेस, यानी कि 2 मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, उसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। और जो ये गोला सा है, जो ये गोला सा है, जो ये गोला सा है, इसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस, जिसमें हमारा डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए का मतलब डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक, लिख लेना, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का मानी लिखा है यहाँ पर, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब इस और इसके जो बीच में ये पोर है, जिससे आयन मूव करता है, और इसके बाद फूड पार्टिकल मूव करते हैं। भाई न्यूक्लियस के पास एनर्जी कहाँ से आएगा, एटीपी ग्लूकोज। एटीपी क्या है, ग्लूकोज, यानी कि एटीपी सेल ऑफ करेंसी ऑफ द सेल एटीपी। तो जो आयन, गैस और जो एनर्जी की आवश्यकता होगी, इसी न्यूक्लियर पोर से होकर जाता है। समझ में आया? अब डीएनए को देखते हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। जो ये जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए एंड आरएनए बोथ आर जेनेटिक मटेरियल। और डीएनए क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म विच इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी। यानी कि एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, और वह पेरेंट से, माता पिता से अपने बच्चों में जाता है। इनहेरिटेड मतलब जाता है, फ्रॉम प्रोजेनी, प्रोजेनी मतलब बच्चों में। अब जीन क्या होता है, जीन डीएनए पे प्रेजेंट होता है, स्पेसिफिक सेगमेंट विच प्रेजेंट ऑन डीएनए कंटेनिंग अ पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन। जैसे कि हम बताते हैं इसको, यहाँ पे देख लो, जैसे कि हमारा क्या है, ये डीएनए क्या है, ये क्या है, डीएनए। अब डीएनए से क्रोमैटिन बनता है। बताते हैं जीन कहाँ होता है। डीएनए से क्या बनता है, क्रोमैटिन। फिर क्रोमैटिन से क्या बनता है, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम का तो नाम सुना होगा। यानी कि डीएनए का कंडेंस फॉर्म, द कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए इज नोन एज क्रोमैटिन। क्या, क्रोमैटिन क्या होता है, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। और डीएनए को कंडेंस्ड करो तो क्रोमोसोम बनता है। क्रोमोसोम कब बनता है, जब सेल डिवाइड करता है, यानी कि जब एक सेल से दूसरा सेल बनता है, तो उस समय क्रोमोसोम की आवश्यकता होती है। जैसे, समझ में आ रहा है ना बात, तब क्रोमोसोम बनता है। इसे क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। अब ये डीएनए है। अब डीएनए पे यहाँ पर ये पार्ट में जीन होगा। कहाँ होगा, जीन। ये जीन आई के कलर के लिए हो सकता है, ये जीन आपके हाथों को बनाने वाला हो सकता है, ये जीन आपको बालों का रंग के वाला हो सकता है, ये जीन आपके भोजन पचाने वाले के प्रक्रिया में, फंक्शन में वाला हो सकता है। तो यानी कि कंटेनिंग अ पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन, इस हर जीन के पास एक पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन होगा। तो और प्रत्येक सेल में कितने क्रोमोसोम हैं, आप ये नेक्स्ट वीडियो में बताइएगा या कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे पूछूंगा कि प्रत्येक सेल में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं इन ह्यूमन सेल में, ह्यूमन सेल में। तो ये डीएनए, अब इसमें भी क्या होगा, जीन होगा।
यहाँ पर ऐसे जीन, अब ये जीन क्रोमोसोम पर भी होगा, यानी कि जीन डीएनए में पर भी होगा और क्रोमैटिन पे भी होगा और क्रोमोसोम भी होगा। और जो सुनो आपसे, अब डीएनए की जो लेंथ होती है वो 2.2 मीटर होता है। 2.2 मीटर मतलब बहुत बड़ा। इतना बड़ा अगर सेल में आ जाए तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन हमारा जो डीएनए यानी कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्रोमैटिन के रूप में होता है। अब देखो बनता कैसे है कि मान लो कि हमारे पास हमारे पास ये क्या है, डीएनए। ये डीएनए बड़ा है, हाँ ये डीएनए क्या है, बड़ा है। अब सुनो ध्यान से देखो, ये डीएनए बड़ा है। अब इस डीएनए को हम कंडेंस करते हैं, क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं। तो बताओ अब इसको, छोटा हो गया ना, अब इसको सेल में रख सकते हैं कि नहीं। अब इसको कंडेंस करके, एक कंडेंस कर लिए, एक और कंडेंस कर लेते हैं। अब इसको कंडेंस करके, क्रोमोसोम सिंगल भी होता है, क्रोमोसोम इसको सिंगल को भी क्रोमोसोम कहते हैं, और ऐसे भी लगा हो तो उसको भी क्रोमोसोम कहते हैं। अगर कोई कह दे कि ये क्रोमोसोम है तो बोलना है हाँ, अगर ऐसे भी क्रोमोसोम लग जाए तो बोलना है क्रोमोसोम। यानी कि पहले क्या था, खुला हुआ था डीएनए, अब उसको कंप्रेस कर दिए क्रोमैटिन, और बहुत सारा कंप्रेस करके हमने क्या बना दिया, क्रोमोसोम। क्या बना दिया, क्रोमोसोम। लिख लो, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, बढ़िया से नोट्स में लिखना और प्रॉपर रिवाइज करना इसको, ये नहीं कि लिख के छोड़ देना है, ठीक, नहीं तो बहुत पीटे जाओगे।